कैसी चल रही है कैंपेनिंग, माहौल कैसा नजर आ रहा है? विरोध तो वैसे बहुत हो रहा है। तो ये तो सरासर जो है लोकतंत्र का मैं समझता हूँ कि लठतंत्र बनाने की कोशिश है कुछ लोगों के द्वारा। राज में इसलिए कह रहा हूँ, सेवा नहीं करी, राज किया, देश को लूटा। आज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। खतरे में तो वो है, 2 बार रिजेक्ट हो चुके, तीसरी बार की तैयारी है। वो लोग क्या करेंगे? एक थी कांग्रेस। खुद कांग्रेस में रहे हैं तंवर साहब लंबे समय तक, किस तरह से देखते हैं कि आखिर पतन की स्थिति आई क्यों है कांग्रेस में? मैंने भी कई 1000 करोड़ रुपए कमा रखे होते तो मैं कांग्रेस का प्रिय होता। क्या बीजेपी आप में शामिल हो गई है? कांग्रेस का क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो जनता तय करेगी। और आज जिस तरीके का माहौल है वो तय कर भी चुकी है। तो कहते हैं कि रस्सी जल की बल नहीं गया, कुत्ते की पूंछ 12 साल जो है वो पाइप में रखी फिर भी वो सीधी नहीं होगी। जीत जाए तो मंत्री, हार जाए तो महामंत्री। आप आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए, करप्शन फ्री मूवमेंट से बाहर आई थी पार्टी, बहुत सारे लोग गए और बहुत सारे लोग अलग भी हो गए। के साथ किस तरह का अनुभव रहा आपका उस पार्टी में? कहते हैं कई बार नाम बड़ा और दर्शन छोटे, और काम उससे भी खोटे। एक कोटरी है वहाँ पर जो काले कारनामे करती है। जो कांग्रेस में धोखा मिला हमारे लोगों को, वही धोखा यहाँ। तो वो कहते हैं कि धोखे की गारंटी देंगे, बाकी किसी चीज की कोई गारंटी नहीं। पॉलिटिशियन तो असली मायने में अगर सेवा करने वाला है तो वो मैं समझता हूँ कि साधु संत से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में जो कैंडिडेट्स हैं अब अपने अपने नामांकन भी भर चुके हैं और अब लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। और अगर भाजपा की बात करें तो इस बार 400 पार का नारा जो है वो दिया गया है, सिरसा में है। और सिरसा से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, अशोक तंवर जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सुबह के 8 बजे हैं और नाश्ता जो है वो भी गाड़ी में हो रहा है। तंवर साहब, शेड्यूल बहुत टाइट रहता है इलेक्शंस में। हम देख रहे हैं आप ब्रेकफास्ट सर क्या लेते हैं? गर्मी बहुत है एक तो। अब आप देख रहे हो ये हमारा इसमें कॉर्नफ्लेक्स है और दही के साथ मिला करके इसमें थोड़ा फ्रूट्स है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो कोशिश रहती है कि हेल्दी खा लें, बाकी दिन में तो अपनी चॉइस होती नहीं है। तो ये नाश्ता है, आप भी लेंगे तो मैं आपको भी डाल के देता हूँ। कोई बात नहीं सर, पहले आप खाइए क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। मैं तो एनर्जी के साथ खा लूंगा, चिंता मत करिए। और आप भी बिल्कुल सर के साथ। सर मुझे भी हेल्दी डाइट मुझे ज्यादा जरूरत है सर, मुझे अच्छा सर, कैसी चल रही है कैंपेनिंग, माहौल कैसा नजर आ रहा है? विरोध तो वैसे बहुत हो रहा है। हम लोग विरोध नहीं है, सिर्फ जो है दूसरे राजनीतिक दलों के लोग हैं वो अपने जो उनके गुंडा एलिमेंट्स हैं उसके साथ ये करते हैं। और गांव में जिस गांव में वो करते हैं वहां से हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। तो ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी गांव, कोई भी इलाका ये नहीं चाहता कि उसके यहाँ गुंडा एलिमेंट्स वहाँ पर पनपे, वो उनके साथ गलत करें। तो ये तो सरासर जो है लोकतंत्र का मैं समझता हूँ कि लठतंत्र बनाने की कोशिश है कुछ लोगों के द्वारा। सब जगह नहीं है, हर गांव में कोई एक दो होगा, नहीं तो बहुत से गांव ऐसे कैसे होते हैं। आज आप देख लेना, हमारे साथ चल रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। और सिरसा केंद्र की सरकार में मोदी जी के हाथ मजबूत करते हुए बहुत बड़े मार्जिन के साथ अपनी जो है वो हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित करेगा। और 4 जून को 400 पार होंगी। हमारी 10 की 10 सीटें हम लोकसभा जीतेंगे और मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी जो बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी बड़े अंतर से जीत कर गए। बिल्कुल 400 पार का नारा जो है वो दिया है। सर, सिरसा में आपने अपना घर बनाया, हालांकि आप सिरसा के रहने वाले नहीं हैं। सिरसा आपके लिए क्या है? अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के जो मुद्दे हैं आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है। मैं तो किसान मजदूर फौजी परिवार से हूँ और पूरे देश को हम अपना घर मानते हैं। हर व्यक्ति हमारा भाई है, हर व्यक्ति हमारी हर जो लेडी है, लड़की है, वो हमारी बहन है, बेटी है, बुजुर्ग हमारे पिता समान है। तो यही भाव लेकर के हम राजनीति में आए थे कि इनकी करोड़ों लोगों की जो
आज जिस तरीके से हालात है उनको कैसे बदला जाए। आज से 3 दशक पहले जब हम आए तो मैं कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन तो हूं नहीं, तो गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। लोगों के दुख दर्द को ठीक करने के लिए, उनके हालात बदलने के लिए, उनका जीवन स्तर उठाने के लिए और उनको न्याय मिले, उनका ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाले ना हो, ये सोच करके आए थे और वही आज भी लक्ष्य है। देश हमारा लक्ष्य है और कोई नहीं है। देश सबसे पहले, ये बीजेपी के बहुत लीडर्स कहते भी हैं। सर, जिस तरीके से हम लोग इस बार हरियाणा में देख रहे हैं कि 10 लोकसभा सीटें हैं, बहुत सारे पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, क्या आपको अभी तक समीकरण समझ आ रहे हैं? क्या एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है कहीं पर? मुझे नहीं लगता कि कोई भी एंटी इनकम्बेंसी है। वो लोग जिन्होंने 55-60 साल राज किया, राज में इसलिए कह रहा हूं, सेवा नहीं करी, राज किया, देश को लूटा, प्रदेशों को लूटा, जनता को उनके संवैधानिक अधिकार नहीं दिए, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, कानून बनाए, वो उन तक पहुंचने ही नहीं दिए। आज बाबा साहब की दुहाई दे रहे हैं, आज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। खतरे में तो वो हैं, 2 बार रिजेक्ट हो चुके, तीसरी बार की तैयारी है। और मैं समझता हूं कि देश ने संकल्प ले लिया है, 140 करोड़ लोगों ने, कि हमें आने वाले समय में एक मजबूत विकसित भारत बनाना है, अर्थव्यवस्था को तीसरी बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनाना है, तभी इस देश का उद्धार होगा। 140 करोड़ लोग, अन्यथा मैं समझता हूं कि ऐसे ही जैसे पहले दरिद्रता में रहे वैसे ही दरिद्रता में रहेंगे। तो आज पिछले 10 वर्षों में उसी के ऊपर काम हुआ है। किसानों के खातों में सीधा पैसा जाने लग गया। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर किसानों के खाते में सीधा पैसा गया है तो सिरसा पार्लियामेंट है। 4.5 से 5 हजार करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि, हमारा फसल बीमा योजना का मुआवजा, तो ये अभूतपूर्व कार्य है। उस समय जो होता था, पूरे आज लाखों करोड़ रुपया इन मदों में वो सरकार ने देने का, उस समय 1100 करोड़ रुपए का एक बार बिजली का बिल माफ किया और उसी को गाते रहे पूरा। यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो पूरे हरियाणा का था। तो आप समझ सकते हैं ऐसे गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई। आज इसीलिए मैं समझता हूं कि जो विपक्ष है उसको समझ में नहीं आ रहा, ना नेतृत्व में मुकाबला है, ना विचारधारा में मुकाबला है, ना मेहनत करने में मुकाबला है, ना अनुशासन में मुकाबला है, ना समर्पण और त्याग में मुकाबला है। कोई मुकाबला, ना योजनाओं में मुकाबला, कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए वो सोचते हैं कि भाई कैसे हम, वो लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट है। ये थोड़े दिन बाद जो है ऐसा होगा, वो विपक्ष संयुक्त रूप से, और जो उसमें एक दल है जो कहने को तो सबसे पुराना है लेकिन अब बहुत छोटा दल है पार्लियामेंट में, उसकी उपस्थिति कितनी है ये आप सब जानते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, एक थी कांग्रेस, और कांग्रेस के जैसे हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारण 10वीं में 12वीं में जो भी हमारा सब्जेक्ट रहा हो तो उसमें पढ़ते थे, वैसे ही होगा कि उनके पतन के कारण बताइए। ऐसे सवाल थोड़े दिन में आने शुरू हो जाएंगे। अगली जो जनरेशन है, विकसित भारत की जो जनरेशन होगी, वो ये पढ़ा करेगी। आप खुद कांग्रेस में रहे हैं तंवर साहब लंबे समय तक, और आपके सामने जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, कुमारी शैलजा जी, आपके पुराने साथी हम कहें, कलीग रह चुके हैं, किस तरह से देखते हैं कि आखिर पतन की स्थिति आई क्यों है कांग्रेस में, और आपको भाजपा में ऐसा क्या चीज प्रभावित लगी, क्या क्या चीजें, कौन सी ऐसी योजनाएं या कौन सी ऐसी बात आपको इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई कि आपने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया था? प्रभावित तो लंबे समय से, अब मुझे 3 दशक से ज्यादा हो गया, तो लगातार हम देखते थे। जब हम थे तो हमें लगता था नहीं यही सब सत्य है, लेकिन जब हमने देखा समय के साथ कि किस तरीके से वहां पर शोषण की व्यवस्था है, जो साधारण परिवारों के लोग हैं, अपवाद हो सकता है कोई किसी को मौका दे दिया हमारे जैसे को, लेकिन क्योंकि मैं साधारण परिवार से था और हमें लगता था नहीं अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात तो वहां परिवारवाद जिस तरीके से हावी है,
जिस तरीके से पैसे का बोलबाला है, आप पूरा परिवार की बात करें? नहीं, मैं पूरी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। और जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग होती है, आर्म ट्विस्टिंग होती है, नेतृत्व ये फैसला कर ही नहीं पाता कि कौन सच्चाई, ईमानदारी से, वफादारी से पार्टी को खड़ा करने में लगा हुआ है। नीचे से जो लोग हैं, हजारों लाखों लोग, वो पार्टी के लिए खून पसीना बहाते हैं, उसके लिए त्याग करते हैं, उसके लिए अपने बच्चों का पेट काट करके पार्टी को सींचते हैं, और आखिरी में उन्हीं के ऊपर प्रहार होता है सबसे ज्यादा। तो जब हमने देखा कि इस तरीके से 2014 से लेकर के 19 के बीच में, जब मैं करीबन 6 साल अध्यक्ष रहा, हम मेहनत करने वाले बिल्कुल अलग लोग थे। जो लोगों को बाद में टिकटें दी, वो लोग अपने घरों में बैठे हुए लोग थे। तो जब हमने देखा कि इतना अन्याय और अत्याचार हो रहा है, हमने अपना जो बातों से प्रोटेस्ट हो सकता था, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी। लेकिन जब मुझे लगा कि 6 साल लगातार जो है अंदरूनी इतना माहौल खराब है, कोई काम करने की संस्कृति नहीं बची, गुटबाजी है, अनुशासनहीनता है, किसी को पार्टी से मतलब नहीं है, सिर्फ सेल्फ से मतलब है, मैं, मेरा परिवार। ये जो कल्चर है, मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल इसके विपरीत है। उनका ये नहीं, देश, त्याग, मेरा परिवार, ये पूरा देश मेरा परिवार, वहाँ ये कल्चर। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि देश के लोगों ने आज 2 बार मौका दिया और तीसरी बार देने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि इस बार तो 400 पार है, अगली बार 500 पार का नारा लगेगा। मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री, एक चीज हमेशा कहते हैं कि भले आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, लेकिन क्या बीजेपी आप में शामिल हो गई है, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। तो क्या बीजेपी आप में शामिल हो गई है? मैं तो जिस तरह की यहाँ पर काम करने की परंपरा है, जो कल्चर है, मुझे लगता है मैं वहाँ पर मिसफिट था, और इसीलिए कहीं न कहीं हमारे साथ गलत हुआ। मैंने भी कई हजार करोड़ रुपए कमा रखे होते तो मैं कांग्रेस का प्रिय होता, मुझे आवश्यकता ही नहीं थी छोड़ने की। मैं भी एक अटैची बड़ी सी देता, बढ़िया रहता मामला। तो ये जो सारा मामला है, अब तो समय बहुत ज्यादा बीत गया है, बहुत ज्यादा चर्चा भी, मैं तो उन चीजों को भूल चुका। मैं तो सकारात्मक राजनीति के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं, देश के 140 करोड़ लोग महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस का क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो जनता तय करेगी। और आज जिस तरीके का माहौल है, वो तय कर भी चुकी है। कांग्रेस, हम 50 दिन फील्ड में काम कर लेते हैं, उसके बाद तो उनकी घोषणा होती है, 20 दिन में क्या करेंगे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आज भी उन लोगों ने सबक नहीं लिया है। आज भी लट्ठम लट्ठा जूतम पजार हो रहे हैं। अभी एक टोहाना में समैन गांव है, तो उसमें देखा आपने, तो कहते हैं कि रस्सी जल की बल नहीं गया, कुत्ते की पूंछ 12 साल जो है वो पाइप में रखे, फिर भी वो सीधी नहीं होगी। तंवर साहब, मेरा सवाल यही था कि बार बार अब ये आरोप लग रहे हैं कि भाजपा भले ही 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो दूसरी पार्टियों से लिए गए हैं, उधार के कैंडिडेट्स हैं। अगर दूसरी पार्टियों में आप लोग उनकी एनर्जी देश के विकास के लिए, देश की को आगे बढ़ाने के लिए यूज नहीं कर रहे, अच्छी छवि के लोग अगर हैं जिनको जनता चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें वो है। आज कोई भी साथी अगर बीजेपी ने दिया है तो फीडबैक के आधार पर दिया है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो पार्टी का कैंडिडेट है। और मैं तो धन्यवाद करूंगा इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ओपन उसके साथ, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना वो निर्णय करती है कि भाई हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, और फिर उसके पीछे पूरी ताकत लगाती है। दूसरी पार्टियों में क्या है, जब एक जनरल एक वैसे बात करते हैं लोग कि भाई हार जाए तो जीत जाए तो मंत्री, हार जाए तो महामंत्री। महामंत्री मतलब संगठन में, कि पहले जब सत्ता में होंगे तो मुख्यमंत्री और मंत्री की लड़ाई लड़ेंगे, विपक्ष में होंगे तो जो है फिर संगठन पे कब्जा कर लेंगे। तो ये परंपरा उनकी है, और इसलिए जो है लोग देखते हैं इस बात को कि भाई ऐसे लोगों के साथ
बहुत ज्यादा वो नहीं है। और मुझे लगता है कि ज्यादा हम उनकी चर्चा ना करें। अच्छा, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आप आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए। करप्शन फ्री मूवमेंट से बाहर आई थी पार्टी। बहुत लोगों को बहुत आस थी कि अलग पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, साधारण पार्टी है। आप उसमें गए भी, बहुत सारे लोग गए और बहुत सारे लोग अलग भी हो गए। चाहे हम डॉक्टर कुमार विश्वास की बात करें, पंजाब से भी कुछ लोग जो जुड़े पहले आम आदमी पार्टी के साथ और बाद में अलग हो गए, क्योंकि कहा गया कि जो कहकर गए थे वो चीजें वहां मिली नहीं। आपके साथ किस तरह का अनुभव रहा आपका उस पार्टी में? देखिए, कहते हैं कई बार नाम बड़ा और दर्शन छोटे, और काम उससे भी खोटे। तो वही हुआ। लोग, मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ, जब मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था यूथ कांग्रेस का, तब से मैं जानता हूँ। और लोग जब पूछते थे तो लोग बहुत तरह की बातें करते थे, लेकिन कई बार भाग्य ऊपर वाला आपको दिखाता है, कहीं आपको देखना होता है सिस्टम, वो उन्होंने दिखाया। और जब बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि भाई हमें वहां चलना चाहिए, मैंने मना किया, क्योंकि मेरे पास पुराना फीडबैक भी था। लेकिन कई बार साथी होते हैं, उनका प्रेशर होता है। हम लोग यहाँ से छोड़ चुके थे और सब साथियों का मैंने बताया कि आज की राजनीति इतनी आसान नहीं है, तो पैसे का बोलबाला है। तो वो होता तो मैं वहीं न रहता जहाँ पर पहले था। उसी की वजह से तो मैं और हमारे साथियों के साथ गलत हुआ। तो जब हम वहां पर गए तो मैंने बहुत से लोगों से दोबारा पूछा, तो सभी ने ये सारे नाम लिए। कुमार विश्वास, हमारे किरण बेदी, प्रशांत शशिभूषण जी, हमारे प्रोफेसर आनंद कुमार, आशुतोष जी, ऐसे अनगिनत लोगों के नाम लिए कि भाई आप वहां पर फिट नहीं हो पाओगे। और वही हुआ। कोई भी व्यक्ति स्वाभिमानी, कोई कोटरी है वहां पर जो काले कारनामे करती है, और उस कोटरी में नए आदमी की एंट्री नहीं है, क्योंकि ना तो वो ट्रस्ट कर सकते, ना वैसे काम करना चाहते। तो 2 साल करीबन हमने देखा, जो कांग्रेस में धोखा मिला हमारे लोगों को, वही धोखा यहाँ। तो आजकल की राजनीतिक व्यवस्था जो है, मैंने कहा शोषण की व्यवस्था है। तो वो कहते हैं कि धोखे की गारंटी देंगे, बाकी किसी चीज की कोई गारंटी नहीं। तंवर साहब, आपको लगता है कि अभी तक आपने जितना भी आपका राजनीतिक करियर रहा है, एक जो नाम, एक जो स्थान आपको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला अभी तक, या अब मिलेगा ये उम्मीद है? नहीं, हमें तो ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया। जीवन में कई बार उतार चढ़ाव देखते हैं, और आपने देखा होगा कोई ऊपर से अगर प्लेन से कूदता है तो सब बड़े रोमांचक उससे देखते हैं। अगर वो खड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं ये हीरो है, और अगर उसका पैराशूट नहीं खुलता तो कहते हैं कि बेवकूफ है। तो ऐसा ही है, कई बार ऊपर वाला आपको दिखाना चाहता है। उसने दिखाया, सिखाया, समझाया, और दुनियादारी की जो बारीकी है कई बार हम नहीं समझते, तो वो उन्होंने समझाई। उसको समझ करके अब और बेहतर किस तरीके से हो, उस पर हम काम करने में लगे हुए हैं। तो मैं तो जिस तरीके का भी हालात हैं उसमें खुश रहने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है। ये तो आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। अन्यथा मैं उस चैप्टर को, उसको भी मैं सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। आप पॉजिटिव सोल सोचते हैं, हर एक चीज पॉजिटिवली सारी चीजों को ले रहे हैं। अच्छा सर, अब कैंपेनिंग की आपकी बात करते हैं, कितना पूरा दिन सर क्या शेड्यूलिंग रहती है? और मैं देख रही थी आपने एक सूटकेस अपने साथ रखा है और गुड़ रखा है सर। गुड़ तो कोई गौ माता मिल जाएगी तो गुड़ खिला देंगे। सूटकेस में मेरा सामान है, कई बार रात को ना भी हम आ पाए तो सूटकेस रहेगा, तो कहीं भी रुक सकते हैं। पॉलिटिशियन तो असली मायने में अगर सेवा करने वाला है तो वो मैं समझता हूँ कि साधु संत से कम नहीं है। हाँ, उसके बाणे में, उसके भेष में आज पॉलिटिशियन की बड़ी एक नेगेटिव वो है। तो इसलिए कई बार हम कहते हैं भाई हमें नेताजी तो मत कहो, तो क्योंकि एक नेगेटिव कॉनोटेशन उसके साथ जुड़ गया है। तो यही है, इसीलिए सूटकेस भी है और
ये भी है। बजे सुबह सर उठते हो, रात कितना टाइम हो जाता है सोते सोते? 3-4 बजे लेटता हूँ और 2-3 घंटे जैसा होता है उसको वो करके और उसके बाद फिर हम शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, हमारी बातचीत जारी है और जैसे रास्ते में जो भी बड़े लीडर्स या जो भी कार्यकर्ता मिल रहे हैं उनसे लगातार अशोक तंवर जी मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सुबह का समय है, फतेहाबाद जा रहे हैं सर। सिरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर हम पूरे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, अहम मुद्दे क्या हैं यहाँ के? अहम मुद्दे पहले पुराने समय में कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू था। हम लोगों ने मिलकर के उस समय लड़ाई लड़ी जब हम सत्ता में थे और सैंक्शन करवाया हमने हाईवे डबवाली से लेकर के हिसार तक का, आज वो बन करके तैयार है। और मैं माननीय मोदी जी का, मनोहर लाल जी का आभारी हूँ कि कई बार पहले लगता था ये प्रोजेक्ट बीच में ना अटक जाए, क्योंकि शुरुआत ही हुई थी मेरे समय में। लैंड एक्वायर हो गई थी, हमने पत्थर रख दिया था, पुल का काम शुरू हो गया था डबवाली में। 60 साल से पुल नहीं बना था वहां पर, रेलवे ओवरब्रिज, तो दोनों इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट था। न्यूक्लियर प्लांट का काम जारी है, करीबन 33,000 करोड़ रुपए की लागत से ये न्यूक्लियर प्लांट बन करके तैयार होगा। तो उसके साथ साथ शिक्षा की बात थी, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। आज 3 मेडिकल कॉलेज, हमारे 3 जिले लगते हैं, तीनों में मेडिकल कॉलेज या तो बनने को तैयार है या उसका काम शुरू होना है। तो ये हर क्षेत्र में अब तो मेन मुद्दा ये है कि और बेटर रेलवे की कनेक्टिविटी हमने करवाई और अच्छे उसको करने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में उद्योग धंधे वो कम है और हमारी अगली प्रायोरिटी यही होगी कि जब भारत विकसित होने की तरफ जा रहा है तो हमारे इस इलाके में इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा आए और लोगों को रोजगार भी मिले, आर्थिक तरक्की भी सुनिश्चित हो। खासतौर से एग्रो बेस इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मिल्स, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश का जो 10% कॉटन है वो हरियाणा में होता है, उसका 50% केवल सिरसा में होता है। ऐसे ही गेहूं और धान के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में कई वर्षों तक हम पूरे इंडिया में नंबर 1 रहे। तो ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा एरिया है, तो अपार संभावनाएं हैं। बाकी हर तरह से टिप्स पे है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो 15 वर्षों से लगातार इन्हीं के बीच में हूँ, सुख में दुख में, और लोग इस बात को मानते भी हैं कि भाई अशोक तंवर के पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी, वो छोड़ के भाग सकते थे, लेकिन हम तो छोड़ के नहीं भागे। हम तो मजबूती से उन्हीं के बीच में रहे और हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। तो वो जो हमारा कर्तव्य पथ वाला है मामला, तो कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहे, चलते रहे, सबका आशीर्वाद मिला। और मैं तो ये मानता हूँ कि जब हारे तब उससे हमने सीखा, लोगों का दिल जीता। आज हर गांव में उसी तरीके से आपान जन समर्थन इसीलिए मिल रहा है कुछ, क्योंकि एक तरफ मोदी जी के 10 साल के काम है, राम मंदिर का 550 साल पुराना मुद्दा, उसका समाधान हो गया, धारा 370 खत्म कर दी, महिलाओं के लिए लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण ले आए 33%, 3 तलाक खत्म हो गए, नागरिकता कानून में संशोधन करके जो लोग सिख भाई थे, हिंदू भाई थे, विदेशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान में प्रताड़ित किए जाते थे धर्म के आधार पर, उनको नागरिकता देने का प्रावधान, यहाँ बहुत लोगों को सिरसा में अभी नागरिकता मिली है जी। साथ साथ करतारपुर कॉरिडोर साहब जो एक साजिश के माध्यम से उस समय की सरकारों ने जब बंटवारा हो रहा था पाकिस्तान को दे दिया, तो करतारपुर कॉरिडोर साहब, बाबा नानक की धरती जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते तो वो हमारे देश में हो जाती। तो इसीलिए साजिशों पे साजिश होती रही। और जो आज ये बात कह रहे हैं बाबा साहब के बारे में कि भाई बाबा साहब और ये संविधान की बात करते हैं, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने साल तक रिजर्वेशन ही लागू नहीं थी, क्योंकि उसमें प्रावधान ही नहीं था। अलग कानून, अलग संविधान, अलग उनका सब कुछ, अलग झंडा, ये बना करके दे दिया। आज वहाँ के लोगों को उसका फायदा मिल रहा है, SC ST हमारे और जो तबके हैं। अच्छा, एक चीज ये भी हो रही है, कह रहे हैं कि बीजेपी रिजर्वेशन को खत्म करने जा रही है। रिजर्वेशन आजाद देश में लेकर के आए बाबा साहब जी, उसके बाद उसको अगर ढंग से फॉलो अप किया होता तो आज मैं समझता हूँ कि ये बैकलॉग इतना नहीं होता। ये बैकलॉग जो
दिया है ये कांग्रेस की देन है। आज रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है तो ये उन्हीं की करामात है, और यही लोग कांग्रेस के बहुत से लोग उसमें साजिश में शामिल रहे। तो इन्हीं चीजों की वजह से बहुत से कारण है। आपने पूछा कि क्यों, जब देखते थे हम ये सारी चीजें गंभीरता नहीं थी। जो लोग पार्टी चलाने वाले लोग हैं, अगर उनमें गंभीरता होती तो आज ये गरीब समाज, किसान, मजदूर वर्ग, हमारा मध्यम वर्ग ये और मजबूती से खड़ा होता साथ में। अच्छा सर, सिरसा चौटालों का गढ़ कहा जाता है शुरू से ही, तो ऐसे में जेजेपी और इनेलो के बीच जब इनेलो से अलग बन के जेजेपी पार्टी बनी, किस तरह से सर अब उन पार्टीज का आप भविष्य या कहिए या फिर अभी के जो उनके हालात है वो देखते हैं? आपके साथ भी वैसे तो गठबंधन में रहे। ये इस चुनाव में तो मैं समझता हूं कि लोकसभा में जो पहले मार्जिन था उससे बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा में 10 में से 2 सीटें ऐसी थी जहां पर 6.5-7 लाख मार्जिन से हम जीते थे। इस बार कोई किसी से कंपटीशन नहीं, हम तो अपने से ही कंपटीशन हमारा है कि हर बूथ में 370 वोट कैसे बढ़ाएं, और वो बढ़ाने में लगे हुए। जब 370 वोट बढ़ेंगे तो एवरेज में मानता हूं कि कोई भी सीट हम 6-7 लाख से कम में नहीं जीतेंगे इस बार, उससे ऊपर जीतेंगे। और टारगेट ये है कि जो टॉप 10 सीट्स हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा हरियाणा की सीटें हैं। पहले 2 थी, अब 5 आए, 7 आए, 3 आए, 4 आए। ये तो समय तय करेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि पहले से बड़ा जनादेश हरियाणा और सिरसा के लोग दे करके और केंद्र में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेंगे, मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और भारत को विकसित होता, आर्थिक महाशक्ति बनता देखेंगे। अच्छा सर, सिरसा की अगर बात करें तो पंजाब के साथ लगता है, बहुत सारे यहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग लोग भी होंगे, है ना? तो आप भी बोल लेते हैं सर पंजाबी? वो हो समझ तो 95% और 100% के बीच में लेते हैं, लेकिन बॉर्डर का इलाका है तो मैं समझता हूँ कि सारे साथियों से यहाँ एक बड़े मिक्स कल्चर है सिरसा में। वो ये नहीं कहते कि पंजाब में बिजली 600 यूनिट फ्री है, हरियाणा में क्यों नहीं है? कोई वो मुद्दा ही नहीं, उनको पता है कि एक जगह से ये निकाल करके और दूसरी जगह देते हैं, कौन सा अपने घर से देते हैं वो, और किसी को लूट करके और किसी को। बाकी मोदी जी ने कहा है आगे हम सबको नई योजना आएगी और सबको जो है देश में जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिलेगी। तो कोई बहुत वो नहीं है। मैं कह रहा था कि ये जो मिक्स कल्चर है सिरसा की, यहाँ राजस्थान से टच है, बागड़ी कल्चर है, ऊपर पंजाब से टच है तो थोड़ा पंजाबी इन्फ्लुएंस है, रिश्तेदारियां हैं लोगों की, वहाँ व्यापारिक संबंध है, और पाकिस्तान से भी एक बड़ी आबादी यहाँ पर माइग्रेटेड है। उसमें कई कास्ट है, उसमें है, हमारे अलग अलग धर्म और मजहब के लोग हैं। तो यूनिक है सिरसा अपने आप में, खान पान से लेकर के यहाँ का रहन सहन, यहाँ की बोल भाषा, तो कुछ हरियाणवी टच भी है और कुछ पाकिस्तान से लेकर के, और ये सारा टच है जो मैं समझता हूँ कि अपने आप में अलग करता है और उसको रिच हमारी यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की। सर, सुनीता दुग्गल मैम जो हैं सिरसा के पहले सांसद रहे हैं, उनका किस तरह से सपोर्ट आपको मिल रहा है? नाराजगी थी जब टिकट नहीं मिली थी? भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराजगी और उसका सवाल नहीं होता। यहाँ पर पार्टी फैसला कर देती है और जो पार्टी फैसला कर देती है वो फिर मैं समझता हूँ कि सब उसको पालन करते हैं। कोई आज किसी को कोई जिम्मेदारी है, कल कोई किसी को है, यहाँ किसी के नाम से कोई वो नहीं है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ संगठन महत्वपूर्ण है, यहाँ देश महत्वपूर्ण है। और वो जो हमारी टॉप लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो किसको कहाँ कब यूटिलाइज करना है वो निर्णय वो लेता है। बिल्कुल।
तो अशोक तंवर जी के साथ जो है बातचीत जिस तरह से हमने करी, और ब्रेकफास्ट का टाइम भी नहीं मिलता, वो भी गाड़ी में करते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो कैंपेनिंग में जो समय रहता है ज्यादातर लोगों से मुलाकात करना, डोर टू डोर कैंपेनिंग करना, ये कैंपेन ट्रेल दिखाने का मकसद यही है कि आपको दिखाए कि चुनावों में जो राजनेता हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उनका सुबह से लेकर शाम तक की क्या दिनचर्या रहती है, कैसे कैसे वो अपनी कैंपेनिंग करते हैं, खाते क्या हैं और अपने मुद्दे किस तरीके से जो है वो जनता के बीच में रखते हैं, मैनिफेस्टो को किस तरीके से लोगों को बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो मैनिफेस्टो को नहीं पढ़ते, जो ये बताएंगे वही मैनिफेस्टो जो है वो पूरा होगा। तो ऐसे में आज बातचीत की गई डॉक्टर अशोक तंवर से। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।